नमस्ते। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि बिहार में लोगों का फैसला नरेंद्र मोदी पर होगा, न कि नीतीश कुमार पर। वायरस और उससे बनी बेरोजगारी का सर्वाधिक असर यदि कहीं होना चाहिए तो वह बिहार में होगा। आखिर लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में बेरोजगार परिवार और नौजवान बिहार लौटे हैं। तभी लोगों की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमान और देश के मुद्दों पर भी फोकस है। नीतीश कुमार का मतलब नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का है। नीतीश कुमार से एनडीए को वोट उतने नहीं पड़ेंगे जितने नरेंद्र मोदी के कारण पड़ेंगे। इसे बूझते हुए नरेंद्र मोदी ने वायरस के बावजूद दर्जन रैलियों का प्रोग्राम बनाया है। सो क्या मोदी के चेहरे पर ही बिहार का फैसला होता हुआ नहीं लगता है? क्यों न इस पर मेरी बातचीत से जरा विचार करें। इस पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार व्यास जी। विनोद जी, आप बिहार बिहार की मंडल राजनीति, बिहार के नेताओं को बहुत करीबी से, बहुत पुराने उनके जानकार हैं। उस पुरानी बैकग्राउंड 30 साल की जो मंडल राजनीति है और ये जो चुनाव है, उस चुनाव और 30 साल पुरानी राजनीति, इस चुनाव को आप दूर से या वहां की पूरी खबर रखते हुए किस अंदाज में इस चुनाव को ले रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं व्यास जी कि ये जो चुनाव है ये पिछले चुनावों से भिन्न इसलिए होगा कि बहुत से 15 साल हो गए नीतीश जी को राज करते हुए, और 15 बरस में बहुत सी चीजें उन्होंने की और बहुत सी चीजें नहीं की। और जब चुनाव का समय आता है कि जो जो चीजें नहीं की हैं या जो चीजें सही से नहीं की हैं, उसकी याद जो विपक्ष है वो जनमानस को, जनता को ज्यादा दिलाता है। लेकिन उसके लिए विपक्ष के पास भी एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। विपक्ष को ऐसा दिखना चाहिए कि ये विपक्ष जो है ये एक ऑप्शन दे रहा है वोटर को कि भाई आओ, हमें वोट डालो, हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। इस फ्रंट पे मुझे कोई ज्यादा पेशरफ्त या ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से नीतीश कुमार जो पिछले 3 चुनावों के नीतीश कुमार थे, वो आज वो नीतीश कुमार नहीं है। आज वो नीतीश कुमार थोड़े से एंटी इनकम्बेंसी से हताश, थोड़े से जो माइग्रेंट का इशू था उसको सही से ना डील करने ना करने पर के कारण थोड़े से जनता खिन्न है उनसे। और जो वहां पर बेरोजगारी है, देखिए, जब लोग यहाँ पर बड़े शहरों में अपने काम छोड़कर वापस अपने घर बिहार गए, तो उस वक्त जो बेरोजगारी का वहां पर मंजर था वो बहुत उजागर होकर सामने आया, क्योंकि उनको फट से वापस लौटने पे भी वो बेबस हुए कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हम इधर के रहे ना उधर के रहे, यानी उनकी ये हालत थी। और उसके चलते जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत ही स्टार्क रिलीफ में बनकर सामने आया हमारे। और उसी तरह से वहां पर जो व्यवस्था थी अस्पतालों की, वहां पर जो व्यवस्था की लोगों तक रिलीफ पहुंचाने की, उसमें भी बहुत सी कमियां रही। हर स्टेट में रही हैं, लेकिन चूंकि ये स्टेट इलेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर कमियां ज्यादा दिख रही हैं, और शायद है भी। विनोद तो कुल मिला के नीतीश अलग है। आज वो पहले वाले नीतीश नहीं है, विपक्ष भी पहले वाला विपक्ष नहीं है, क्योंकि लालू नहीं है, वो जेल में है। और लेकिन बीजेपी अपने आप को एक नया बीजेपी बनाकर वहां पर पेश करने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर ये लोग नहीं जीतते पर्याप्त सीटें तो हम लोग हैं, हम सरकार चलाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपने आप को नीतीश कुमार से अलग करके, बावजूद इसके कि 15 बरस के उसके साथ पावर शेयर की है, प्रस्तुत करने में सक्षम होगी या नहीं होगी। हो सकता है हो जाए, लेकिन किस हद तक होगी? क्या अकेले सरकार बनाने में सक्षम होगी? क्या मिलके भी उनके पास पर्याप्त बहुमत होगा या नहीं होगा? ये आज के दिन बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज के दिन नहीं विनोद जी, इस नाते आपने जो कहा उस नाते
मंडल राजनीति अवसान की तरफ है, और राष्ट्रीय राजनीति में कमंडल बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार भी आश्रित है, और विपक्ष क्योंकि कोई अपना माहौल नहीं बना पाया है, तो कुल मिलाकर जो दिल्ली की राजनीति है, जो भाजपा की राजनीति है, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि विकास की यात्रा 2014 के चुनाव के बाद चालू हुई है, और बिहार में भी उसके इस कारण इस चुनाव बहुत निर्णायक है, और विकास के नाते भाजपा ने अपना जो हवा बनाई है कथित तौर पर, क्योंकि भाजपा ये तो मानेंगे कि इस समय निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। देखिए, हवा तो भाजपा आसानी से बना लेती है, क्योंकि भाजपा की पैंट वोटरों में हो ना हो, पत्रकारों में जरूर है। नहीं, और लेकिन खासकर सामाजिक देखिए, बिहार सामाजिक इंजीनियरिंग का, मंडल राजनीति का, जातीय राजनीति का गढ़ है। वहां भी अगर ये सोशल मीडिया या पत्रकार या हवा से अगर माहौल बने, तो इसका मतलब वहां जमीन भी कुछ बदली है। नहीं, वहां पर माहौल इसलिए बन रहा है, एक कारण उसका यह भी हो सकता है कि जो अगड़ी जाति हैं वो भाजपा के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी हैं, जिसमें कि राजपूत आते हैं और भूमियार आते हैं और ब्राह्मण आते हैं। लेकिन ये कहना कि जो अति पिछड़ों का वर्ग बनाया था नीतीश कुमार ने, जो कि पसमानदा मुसलमानों का वर्ग बनाया था नीतीश कुमार ने, जो कि महादलितों का वर्ग बनाया था नीतीश कुमार ने, क्या वो भी उसी मुस्तैदी से बीजेपी के साथ खड़े हैं? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर ये वोट नीतीश से शिफ्ट होकर बीजेपी को नहीं जाता और विपक्ष की तरफ चला जाता है, तो फिर एक दूसरा निर्णय सामने आ सकता है। लेकिन आज के दिन हमारे पास कोई इंपीरिकल डेटा नहीं है कि हम तटस्थ होकर कह सकें कि किस तरफ ये वोट जा रहा है। उस नाते लालू प्रसाद यादव का चुनावी सीन में नहीं होना, रामविलास पासवान का न रहना, ये मंडल राजनीति और पिछड़ी राजनीति उस कमजोर है, उस कारण तेजस्वी या चिराग पासवान उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप संभाल पा रहे हैं नहीं पा रहे, ये तो हम बहस करेंगे नवंबर के माह में, जब इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा जी। लेकिन अगर नहीं भी संभाल पा रहे, उसके बावजूद कितना पा रहे हैं जी। उससे भी उनका जो फ्यूचर है वो निर्धारित होगा। ये दोनों युवा लोग हैं, ये दो युवा नेता हैं। और मेरा ये मानना है व्यास जी कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बहुत निपुण है कि जो इनके पाले में युवा नेता नहीं होता है, उसका मुंह जल्दी से काला पोतने में बहुत सक्षम है, और उसमें कोई लोग इनके काम आते हैं जो इनके नॉन वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसका नाम मीडिया है। लेकिन देखना यह है कि जनता उन पे एतबार करती है नहीं करती। आखिरी निर्णय तो आज के दिन जनता के पास है, मीडिया के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कोविड इलेक्शन है, और चूंकि ये एक बीमारी के माहौल में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उसके क्या इंपैक्ट होगा, किसको उसका फायदा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का मिडिल क्लास वोटर घर में बैठा रहेगा? क्या जो गरीब आदमी है, जिसको बीमारी हो या ना हो उसका फर्क नहीं पड़ता, उसको तो रोज रोजी रोटी कमानी है, तो क्या वो निकल के ज्यादा तादाद में बाहर आके वोट डालेगा? और फिर यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी किन कारणों से डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं? एक कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की जो 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 पॉपुलैरिटी है वो फॉरवर्ड कास्ट में ज्यादा है, और फॉरवर्ड कास्ट जो है बहुत प्रखर होकर बात अपनी कहती है। और अभी जो नैरेटिव चल रहा है वो अभी फॉरवर्ड कास्ट द्वारा लिखा गया नैरेटिव चल रहा है। हमको धीरे धीरे पता चलेगा कि दूसरा नैरेटिव कौन सा है, जिसका थोड़ा सा इशारा हमको मिल रहा है कुछ मीडिया में, प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट से। विनोद जी, आपको बिहार के अंदर सर्वाधिक आबादी मतदाताओं में भी अगर युवा लोगों की है, युवा लोगों की अधिक संख्या बेरोजगारी, आर्थिक दुर्दशा या बदहाली से लेकर महामारी, इन सब बातों से लगता है, क्या ये नहीं लगता है कि पूरा माहौल अखिल भारतीय राजनीति या अखिल भारतीय चिंताओं के ऊपर भी वहां हो सकता है? वहां भी लोग बात सोच सकते हैं कि भाई जो देश के मुद्दे हैं, देश की जो चिंताएं हैं, उसका वहां असर हो, वो बिल्कुल उस पर किसका फोकस नहीं जा रहा है। देखिए, जो भी इस बात पे सवाल उठाएगा कि मैं मोदी जी को वोट क्यों दूं, तो वो फिर जो अखिल भारतीय राजनीति है उसी पर ही इशारा कर रहा होगा ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात?
क्योंकि वहाँ एक दूसरा ये भी बात है कि मोदी जी के इश्यू और राष्ट्रीय इश्यू अलग है, और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में नीतीश कुमार का फैक्टर एक अलग तरह से काम कर रहा है। देखिए तो सारी उसमें आप किसको बड़ा फैक्टर मानेंगे आप? देखिए चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब जी। ये जो नैरेटिव है मेरे तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई जी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी पूरी नीतीश कुमार के खाते में, जी। भाजपा के खाते में नहीं। और भाजपा के खाते में नरेंद्र मोदी का बड़ा अच्छा काम, अब उस पर व्यापक चर्चा नहीं है बिहार में। और अगर काम बहुत अच्छा था तो जी। फिर जो लॉकडाउन हुआ था, जिसके चलते 10 लाख लोग वापस आए जी। बिहार में, वो किसने लगाया था? हाँ। और उसके बाद अगर वो लॉकडाउन सही था तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किया गया इन लोगों को सही तरीके से अपने घर वापस पहुंचाने का? विनोद जी, कुल मिलाकर बतौर ये राजनीतिक कौतुक के नाते, सस्पेंस के नाते, आपकी दिलचस्पी के एक दो बिंदु कौन से है खास प्रमुख? मेरी दिलचस्पी का सबसे बड़ा बिंदु है कि लालू प्रसाद यादव की एब्सेंस में आरजेडी कैसा करता है। जी, एक तो ये हो गया। नंबर 2? मेरा नंबर 2, क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नीतीश पे लगेगी? और क्या नंबर 3, कि अगर मोदी जी की शख्सियत का फायदा होना है तो क्या सिर्फ बीजेपी को मिलेगा, नीतीश को नहीं मिलेगा? जी। आप समझ रहे हैं ना? और जी। तीसरी बात, ये जो दलित वोट है, जी। ये जो एलजेपी है, ये क्या वो कांगड़ी पहलवान है जो किंग कॉन्ग बन के घूम रहा है, जी। या हमको कांगड़ी दिखता है असल में किंग कॉन्ग है? इस पार्टी को 29 सीट मैक्सिमम मिली हैं इसके पूरे जी। इतिहास में, 2000 से लेकर अब तक। चिराग और पासवान की पार्टी को, हाँ, और वो मतलब 2005 लोजपा के को। हाँ। पहले इलेक्शन में मिली थी। जी। और जी। जब जी। दूसरा इलेक्शन हुआ था जिसमें नीतीश मुख्यमंत्री हो गए थे तो इनकी सीटें 10 रह गई थी। जी। तो क्या एलजेपी वो फैक्टर है जितना बड़ा फैक्टर बनाकर उसको प्रस्तुत किया जा रहा है? जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत में आपने जो जाना समझा है उसके अलावा भी कई और बातें व पहलू हैं, उसी में अब है खुलासा। बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की धुरी बनी है। जी हां, यह हैरान करने वाली बात है, पर सच है। इस बार लालू प्रसाद या नीतीश कुमार की धुरी पर चुनाव नहीं हो रहा। इस बार मंडल की राजनीति के इर्द गिर्द चुनाव नहीं हो रहा। पहले चरण के मतदान का समय नजदीक आ जाने के बाद क्या कहीं किसी ने आरक्षण का जिक्र सुना है? पिछला चुनाव पूरी तरह से आरक्षण बचाने के लिए लड़ा गया था। आरक्षण यानी मंडल की राजनीति के दोनों पुरोधा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे और भाजपा को आरक्षण विरोधी बता रहे थे। क्या इस बार कहीं तेजस्वी यादव ने आरक्षण बचाने की बात कही है? किसी भी चुनावी सभा में आरक्षण बचाने की बात नहीं हो रही। कहीं पिछड़ों के मसीहा रहे लालू प्रसाद को नहीं पेश किया जा रहा। आरक्षण के भीतर आरक्षण की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार कहीं भी अपने कर्पूरी ठाकुर वाले फॉर्मूले का जिक्र भी नहीं कर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव की धुरी बदली हुई है। हाल में हुए चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में बताया गया कि 52% लोग ही उनके कामकाज से खुश हैं। उनसे ज्यादा 61% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं। सत्ता विरोधी माहौल का ही असर है जो नीतीश कुमार के 31% के मुकाबले 27% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 1.5 दशक के राज से बने सत्ता विरोधी माहौल के अलावा नीतीश के चुनाव की केंद्रीय धुरी से रिप्लेस होने का एक कारण भाजपा है। भाजपा ने अपने दाव पेच के जरिए नीतीश को हाशिए पर पहुंचाया है। चुनाव से पहले दो पार्टियों का महागठबंधन से अलग होना और लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए से अलग किसी स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति की वजह से ही चिराग पासवान ने जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 12 सभाएं होनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सभा में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की हर सभा में उनके मौजूद रहने का मकसद सिर्फ इतना है कि वे भाजपा के कोर मतदाताओं को यह मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा और जदयू एक है। हालांकि प्रधानमंत्री की रैलियों से निकलकर यह मैसेज जमीनी स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं तक कितना पहुंचेगा यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर नीतीश कुमार अब भी सुशासन की अपनी छवि और अति पिछड़ा महादलित की सोशल इंजीनियरिंग के सहारे राजनीति कर रहे हैं।
उनको लग रहा है कि उन्होंने पिछला चुनाव जीतने के बाद लालू प्रसाद की पार्टी को छोड़कर भाजपा को साथ कर लिया तो इतने भर से बिहार के लोगों का सद्भाव उनके प्रति बन गया और लोगों ने यह मान लिया कि नीतीश कुमार वही पुराने वाले सुशासन कुमार हैं। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी में देश भर से लौटे प्रवासी मजदूर, बाढ़ से बेहाल हुए बिहार की बड़ी आबादी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण परेशान हो रहे गरीब व वंचित लोग और रोजगार की कमी से परेशान नौजवान की अलग कहानी है। वे नारों से बहलने वाले नहीं हैं। तभी इस बार का चुनाव फोकस बदल गया। भाजपा सबसे ज्यादा राजनीति करने वाली पार्टी है तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा परेशान हाल नेता। उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले हैं और सबसे ज्यादा सवालों के जवाब उन्हीं को देने हैं। सत्ता में साझेदार होने के बावजूद भाजपा इन सवालों से परे हो गई है। बिहार की चुनावी सुर्खियों नेताओं के भाषण का सच वह नहीं है जो अखबार व टीवी चैनलों में प्रायोजित अंदाज से पढ़ने को मिलता है। सच्चाई अलग ही है। सुर्खियों की सच्चाई में हवाबाजी मिलेगी। सो क्यों न चुनावी सुर्खियों की हकीकत और असली चुनावी खबरों को जाने। अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी से मेरी इस बातचीत से आप जान सकेंगे कि हाल फिलहाल की खबरों में खास क्या कुछ है। अजीत, कल जो सर्वे आया है उस सर्वे का क्या आंकलन वहां के अखबारों में, टीवी चैनलों में हुआ है, खबर आज क्या बनी रही वहां, और इसके साथ सर्वे के साथ सट्टा बाजार, उसमें भी कुछ हलचल होती हुई लगती है। क्या है, बोलो आप। ये तो हर सट्टा बाजार हर चुनाव के पहले उनके भाव खुलते हैं, रोज भाव बदलते हैं और अलग अलग बाजार हैं, दिल्ली हरियाणा का है, मुंबई का है, तो एक उनका अपना होता है, उनका अपना एक तंत्र होता है जिससे वो पता लगाते हैं। और जो टेलीविजन के सर्वे होते हैं, मीडिया हाउसेज के सर्वे होते हैं, उनके मुकाबले सट्टा बाजार के सही होने का औसत ज्यादा है। अभी 24 घंटे में एक सर्वे तो आया, लोकनीति CSDS का और का जो सर्वे आया, उसके पहले एक सर्वे आया था सी वोटर का, जो ABP न्यूज के साथ। तो दोनों बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले सी वोटर ने भी बताया और लोकनीति CSDS ने भी बताया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन दोनों के सीटों के आकलन में फर्क है, अंतर है बहुत। उन्होंने कहा था कि 160 सीटें आएंगी, इनका कहना है कि 133 से 143 सीटें आएंगी। तो ये 133 से 143 सीट अगर आज के तारीख में पहले चरण के चुनाव के पहले की स्थिति है, तो ये जो महागठबंधन है उसके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले आखिरी बार जब JDU BJP लड़े थे तो उनको 210 सीटें आई थी। वो 2010 का चुनाव था, जब दोनों लास्ट टाइम था जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अब 133 से 143 कह रहे हैं। उसमें दो बहुत सिग्निफिकेंट जो उनका जो हासिल है उस डाटा का, वो ये है कि मुख्यमंत्री के रूप में 31% लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं और 27% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। ये गैप बहुत नैरो हो गया है, 4% का गैप है। नीतीश कुमार जिनकी छवि सुशासन की, एक टाइम में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते थे, और एक तेजस्वी जिसके बारे में इन लोगों ने ये बनाया हुआ कि नौवीं पास आदमी क्या राज करेगा, उसके साथ अगर सिर्फ 4% का अंतर है तो ये भी काफी उनके लिए चिंता की बात होगी। और दूसरा सिग्निफिकेंट डाटा ये है कि सरकार से सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो 60% से घट के 38% हो गया है राज्य सरकार से। और अगर केंद्र सरकार के साथ तुलना करें तो मुख्यमंत्री के रूप में लोग 52% लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं और 61% लोग प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट, नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट। इससे कुछ नैरेटिव वहां आज की जनसभाओं में या कुछ माहौल में, कार्यकर्ताओं, पार्टी दफ्तरों के माहौल में कुछ फर्क आया है क्या? इससे नैरेटिव बनना शुरू हो गया है, इससे लोकप्रिय विमर्श वहां बदलना शुरू हो गया है। 2-3 चीजों से बदल रहा है। एक तो जैसे सट्टा बाजार का रेट, सट्टा बाजार अभी महागठबंधन को आगे बता रहा है कि महागठबंधन को सीटें आएंगी पूर्ण बहुमत के करीब। अकेले RJD को 94 से 97 का भाव खुल रहा है, जो दिल्ली और हरियाणा की बात हो रही है, और उसके मुकाबले पूरे NDA गठबंधन को 94 बता रहे हैं लोग। इतना बड़ा फर्क है। ये अब रैलियों में भी और सभाओं में भी, जैसे कल की जो रैली हुई थी बेलागंज की तेजस्वी यादव की, मतलब हिस्टोरिक भीड़ थी। आज भी उनकी सभा में इस तरह से ऐसी भीड़ जुटी और एकदम सारे नॉर्म्स टूट गए, लोग वो सारे जो बाड़े बनाए हुए थे सब टूट गए, इतने लोग जुट गए थे। चिराग पासवान भी अब प्रचार में अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद, कल वो हुआ, उसके बाद आज से उनको भी प्रचार उन्होंने भी अपना शुरू किया है। तो एक उस पर वो सबकी नजर है कि वो अपने उम्मीदवारों के साथ जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कैसे वो प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको कितना रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से। और प्रधानमंत्री की जनसभाओं की कैसी तैयारी, क्या है माहौल कुछ बनाने की उधर भाजपा में कोशिश है?
उसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है और उसको लेकर बीजेपी से ज्यादा उसको लेकर के जनता दल यू के लोग ज्यादा उत्साहित हैं, वो ज्यादा तैयारी में लगे हुए हैं। अपने लोगों को वो वहां सभाओं में जाने के लिए वो कह रहे हैं। उनको अब उसी से उम्मीद है कि उस सभा में नीतीश कुमार भी रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर दोनों रहेंगे। और जैसे चिराग ने कहा कि मेरे दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री जी, तो अब ये लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मंच से बोले कि नीतीश जी मेरे दिल में बसते हैं, तो फिर जाकर के वहां वो साफ होगी, जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। कुल मिलाकर अब जनसभा और प्रचार का माहौल पक रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब तो पहले चरण की वोटिंग में 7 दिन रह गए हैं, तो अब तो सब पीक पर आ गया पहले चरण का चुनाव। उस नाते पार्टियों के भीतर की भीतरगात टूट फूट और बिखराव वाली, या पार्टी छोड़ो और दल बदल, ये तो कुछ मामला खत्म है या उसकी भी हलचल है? कुछ छोटे छोटे लोगों के हो रहे हैं, कोई बड़ा नहीं हो रहा है। अब सबका ये है कि प्रधानमंत्री की परसों की सभा होगी, वो पहले चरण के पहले वही एक सभा होनी है, उनकी 4 सभाएं होंगी और वो पहले चरण की वोटिंग के दिन ही फिर आएंगे। उस नाते ये कि कल की सुर्खियों के अंदर प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को लेकर ज्यादा फोकस होगा, ये तय माने। उम्मीद है हाल फिलहाल की चुनावी तस्वीर साफ हुई होगी। इसके बाद नेताओं पार्टियों की राजनीति, उनके दाव पेचों को जाना जाए। चुनावी माहौल में गपशप को पंख लगे होते हैं, उस नाते दाव पेच और उनकी कानाफूसी की यह जानकारी चुनावी बिसात को समझाने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 सर्वेक्षण आ चुके हैं। एक सी वोटर ने किया है और दूसरा CSDS लोकनीति ने। 2 अलग अलग चैनलों के किए गए सर्वेक्षणों में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जाहिर किया गया है। एक चैनल के मुताबिक एनडीए को 160 सीटें आएंगी और दूसरे सर्वे के मुताबिक एनडीए को 143 सीटें आएंगी। दोनों सर्वेक्षणों में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया। वैसे इस बार बिहार में यह आम धारणा भी दिख रही है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में पहली बार होगा। आज तक भारतीय जनसंघ या भाजपा कभी भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर नहीं उभरी। बहरहाल यह एक अलग बहस का विषय है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों या एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए। लेकिन यह निर्विवाद है कि भाजपा कभी किसी सर्वेक्षण में नहीं हारती। कम से कम पिछले 10 साल में एकाध अपवाद को छोड़ दें तो किसी चुनाव में पूर्व सर्वेक्षण में भाजपा हारती हुई नहीं दिखी। जहां उसकी हालत कमजोर होती है वहां भी कड़ा मुकाबला दिखाया जाता है। बिहार में हुए 2 चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों का नतीजा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी है, लेकिन भाजपा से लोग खुश हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक मुख्यमंत्री के कामकाज से 52% और प्रधानमंत्री के कामकाज से 61% लोग खुश हैं। हालांकि ये समझना मुश्किल है कि जब मुख्यमंत्री से नाराजगी है तो उसी सरकार में शामिल भाजपा और उसके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी क्यों नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। उनका चेहरा नीतीश के बराबर ही है। बिहार की राजनीति में चर्चित हैं और सब नीतीश मोदी की जोड़ी की चर्चा भी करते हैं। पर सर्वेक्षण देखकर ऐसा लग रहा है कि सुशील मोदी से लोगों में नाराजगी ही नहीं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां और टेलीविजन चैनल बिहार में जनता दल यू के नेतृत्व वाली एनडीए को आगे बता रहे हैं, पर सट्टा बाजार में राजद और कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। आमतौर पर सट्टा बाजार का आकलन यही साबित करता है। हालांकि पिछले बिहार चुनाव के समय ही सट्टा बाजार सही नहीं साबित हुआ था, पर उसका रिकॉर्ड सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों के मुकाबले बेहतर है। इस बार सट्टा बाजार का आकलन राजद, कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलने का है। इस बार बिहार चुनाव में कमाल हो रहा है। अभी पहले चरण के मतदान में 7 दिन बाकी है और बिहार में 35.26 करोड़ रुपए की नकदी या शराब और दूसरा सामान जब्त किया गया है। चुनाव आयोग और उसकी टीम ने 20 करोड़ रुपए के करीब नकदी जब्त की। सोचे देश और बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में और चुनाव में पानी की तरफ बहाए जा रहे पैसे के बारे में। भाजपा और जदयू के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है तो राजद और कांग्रेस को सत्ता मिलने की वास्तविक उम्मीद दिख रही है। तभी सारी पार्टियां पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। उम्मीदवारों के अपने खर्चे भी बढ़े हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से बिहार में नकदी पहुंच रही है। रांची से भी पटना की ओर नकदी का प्रवाह है। उम्मीद है बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम अलग
वह अच्छा लगा होगा। सो प्रोग्राम को पसंद करें। YouTube पर नया इंडिया टीवी विजिट करने, नए एपिसोड की खबर लेने की भी आदत बनाएं। अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम के लिंक को आगे प्रसारित करें। यदि बिहार के सुधी दर्शक बेबाक मगर तटस्थ चुनावी प्रोग्राम को नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा?